सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच अर्जुना नीट के अंदर। दोस्तों, इस बार फ्राइडे को हमारा हॉलीडे है, यानी कि 15 अगस्त की हमारी छुट्टी है, जो कि एक सरकारी छुट्टी होती ही है एंड काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में भी उस दिन हॉलीडे होता है। तो फ्राइडे को हमारी कोई क्लास थी नहीं और सैटरडे को आई एम गोइंग टू माय होम टाउन। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि भाई एक लेक्चर कम से कम इस वीक ले लिया जाए और इसीलिए मैं आज आपका ये रिकॉर्डेड सेशन ले रहा हूं, जहां पर आप और हम मिल रहे होंगे, काफी सारी बातें कर रहे होंगे एंड अल्टीमेटली हम हमारे टॉपिक को, हमारे सिलेबस को भी आगे बढ़ा रहे होंगे। ये जो आज का लेक्चर है, यहां हम हमारी पहली प्लांट कैटेगरी के बारे में चर्चा कर रहे होंगे, जिसका नाम है एल्गी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं, इनको हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहले प्लांट्स हो जाएंगे एल्गी, उसके बाद ब्रायोफाइट्स, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड उसके बाद एंजियोस्पर्म्स। ये 5 कैटेगरी आपको इस चैप्टर प्लांट किंगडम के अंदर पढ़नी होती हैं। तो सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी है दैट इज एल्गी, उसके बारे में आज हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे और उसके बेसिक एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वीडियो 1.5x पर देखें। सिर्फ ये वाली जो स्लाइड है ये आप नॉर्मल स्पीड पे देखेगा, यानी जब ये स्लाइड कंप्लीट हो जाए तो आगे आने वाली जितनी भी स्लाइड्स हैं ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इसमें आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। आप डायरेक्टली इसको 1.5x या 1.75x पे स्विच कर सकते हैं और आप अपना टाइम बचा सकते हैं। ये सेशन वैसे भी काफी छोटा होगा, मुश्किल से 1 घंटे का सेशन होगा, लेकिन फिर भी आप अपना टाइम यहां पर अगर बचा पाए तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चीज होगी। नेक्स्ट वीक आई टेक एन एक्स्ट्रा क्लास, जितनी हमारी नॉर्मल क्लास होती है उससे भी एक्स्ट्रा क्लास लेने की मैं कोशिश करूंगा। और अगर मेरे पास घर जाने से पहले रिकॉर्डिंग का और टाइम बचता है तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपके लिए एल्गी कंप्लीट कर दूं, बिकॉज इट इज अ कंप्लीटली थ्योरेटिकल टॉपिक। यहां पर सारी चीजें याद करने की हैं, तो अगर आप इसे रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखोगे तो भी आप सारी चीजें आसानी से समझ पाओगे, आसानी से याद रख पाओगे। इनफैक्ट आप अपना टाइम बचा रहे होगे। तो एक बार इस पूरे सेशन को देखिएगा, समझिएगा और अगर मजा आ जाए तो नीचे तारा रारा जरूर लिख दीजिएगा मेरे भाई। आओ सीधा डिस्कशन पे कूद जाते हैं। एक छोटा सा पॉइंटर, एक छोटा सा नोट मैं आपको बता देता हूं, ये आप अपनी कॉपी में भी लिख सकते हैं। आराम से देखिएगा। मैं कह रहा हूं कि दिस इज माय बॉडी। लेट्स से इफ आई एम अ प्लांट, तो ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी है, राइट। मेरी बॉडी में स्टेम भी होगी, मेरी बॉडी में लीव्स भी होंगे, मेरी बॉडी में रूट भी होगी। अगर मैं एक प्लांट हूं तो मेरी एक कंप्लीट बॉडी है। इस बॉडी में कुछ सेल्स डिप्लॉयड हो सकते हैं, कुछ सेल्स हैप्लॉयड हो सकते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें डिप्लॉयड सेल्स की मात्रा ज्यादा होती है। अगर मैं अपनी ही बॉडी को कंसीडर करूं तो भाई, अगर मैं एक ह्यूमन हूं तो मेरी जो बॉडी है क्या वो डिप्लॉयड सेल्स की बनी हुई है? यस सर। क्या मेरे हाथ के सेल्स डिप्लॉयड हैं? क्या मेरी आंख के सेल्स डिप्लॉयड हैं? क्या मेरी खोपड़ी के सेल्स डिप्लॉयड हैं? क्या मेरे गालों के सेल्स डिप्लॉयड हैं? क्या मेरे गर्दन के सेल्स डिप्लॉयड हैं? क्या मेरे लंग्स के सेल डिप्लॉयड हैं? क्या लिवर, किडनी, पेनक्रियाज के सेल्स डिप्लॉयड हैं? यस सर। तो सर आपकी बॉडी में हैप्लॉयड सेल कौन सा है? मेरा गैमीट। यानी मैं जो स्पर्म प्रोडक्शन करता हूं, वो जो गैमीट्स बन रहे हैं, वो जो स्पर्म बन रहे हैं, वो आपके हैप्लॉयड है। यानी अगर आप मेरी बात करो एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरी बॉडी कैसी है? डिप्लॉयड है। मेरी बॉडी के अधिकतर सेल्स जो हैं ये क्या हैं? डिप्लॉयड हैं। और इसमें सिर्फ एक छोटा सा फ्रेगमेंट ही जो है वो आपका हैप्लॉयड है। बस कुछ चुनिंदा सेल्स ही जो हैं वो हैप्लॉयड बन रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं मेरे भाई, जो सिंपल प्लांट्स होते हैं, जिनकी बॉडी के अधिकतर सेल्स कैसे होते हैं? हैप्लॉयड होते हैं। एंड मेरे दोस्त, अगर इनकी बॉडी के अधिकतर सेल्स हैप्लॉयड होते हैं तो ये बहुत कम, बहुत चुनिंदा डिप्लॉयड सेल्स कंटेन करते हैं। यानी इन ऑर्गेनिजम्स में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, जब जाइगोट बनेगा, तो वो जाइगोट डिप्लॉयड होगा। उसके अलावा कुछ और सेल्स भी छोटे मोटे डिप्लॉयड हो सकते हैं, लेकिन मेन जो बॉडी है इसके अधिकतर सेल क्या होंगे? हैप्लॉयड होंगे। तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनकी बॉडी के मेन सेल्स हैप्लॉयड होते हैं और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी के मेन सेल्स डिप्लॉयड होते हैं। जहां हैप्लॉयड सेल ज्यादा वहां डिप्लॉयड सेल कम, जहां डिप्लॉयड सेल ज्यादा वहां पर हैप्लॉयड सेल कम। इस प्रकार के आपको प्लांट्स इस पूरी की पूरी किंगडम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यहां पर नाम देना चाहें इन सेल्स को, अगर एक प्लांट में कुछ डिप्लॉयड सेल्स हैं, कुछ आपके हैप्लॉयड सेल हैं, तो आप इन्हें क्या कहेंगे? स्पोरोफाइट कहेंगे डिप्लॉयड सेल्स को। ये जो डिप्लॉयड सेल्स हैं ये क्या है? स्पोरोफाइट हैं। तो ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या करेंगे? स्पोर बनाएंगे। और स्पोर कैसा होता है? सर हैप्लॉयड होता है। गैमीट कैसा होता है? सर हैप्लॉयड होता है। तो ये जो स्पोरोफाइट है मेरे दोस्त, ये क्या करेगा? इट अंडरगोज मियोसिस।
अगर डिप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाना है तो भैया मियोसिस करनी पड़ेगी। इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म स्पोर्स। स्पोरोफाइट जो है, अगर इसको स्पोर बनाना है, हैप्लॉयड स्पोर बनाना है, तो मेरे दोस्त इसको क्या करनी पड़ेगी, मियोसिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आप डिप्लॉयड सेल से हैप्लॉयड सेल बना रहे हो। एंड दूसरा, एक प्लांट में जितने भी हैप्लॉयड सेल होते हैं उनको आप क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट कहते हैं। इनको आप क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट कहते हैं। अब गैमीटोफाइट सेल कैसे है, हैप्लॉयड, और नाम में है गैमीटो, यानी कि ये गैमीट अगर बनाएंगे तो मेरे भाई बताओ गैमीट कैसे बनाएंगे, ये वाले पर्टिकुलर सेल्स। भाई ये जो सेल्स हैं ये हैप्लॉयड है, गैमीट भी हैप्लॉयड होता है। हैप्लॉयड से हैप्लॉयड अगर आपको बनाना है तो इक्वेशनल डिवीजन करनी होगी, माइटोसिस करनी होगी। सो दे अंडरगो माइटोसिस, दे अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म गैमीट्स, दे अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म गैमीट्स। और ये गैमीट कैसा हो जाएगा भैया, हैप्लॉयड हो जाएगा। तो आपका गैमीटोफाइट जो है ये अगर हैप्लॉयड है और इसे हैप्लॉयड ही गैमीट बनाना है तो कौन सा प्रोसेस करेगा, ये माइटोसिस करेगा। एंड मेरे दोस्त स्पोरोफाइट जो है, अगर ये डिप्लॉयड है और इसको हैप्लॉयड स्पोर बनाना है तो ये क्या करेगा, मियोसिस करेगा। मेरे भाई सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का कंसेप्ट यहां पर मैंने नहीं सिखाया है। यानी समझ लीजिए, अगर मैं एक पूरा का पूरा पेड़ हूं और लेट से मेरा ये जो छोटा सा पार्ट है, जो पार्ट अभी हिल रहा है, ये वाला हाथ वाला जो पार्ट है, सिर्फ इतने पार्ट के सेल्स ही हैप्लॉयड है। तो मेरी मेन बॉडी जो है, इतने पार्ट को छोड़कर बाकी जो मेरी मेन बॉडी है ये कैसी हुई, डिप्लॉयड हुई। तो मैं किस प्रकार का प्लांट हूं सर, आपके ज्यादातर सेल्स डिप्लॉयड हैं, सिर्फ चुनिंदा सेल्स ही हैप्लॉयड हैं। आपकी बॉडी का मेजर पार्ट जो है वो डिप्लॉयड है, तो आपकी बॉडी स्पोरोफिटिक है। अगर मैं कहता कि मेरी बॉडी में बहुत कम सेल्स हैप्लॉयड है, बाकी पूरी सेल्स डिप्लॉयड है, तो मैं स्पोरोफिटिक बॉडी लेकर के बैठा हुआ हूं। मेरी बॉडी के ज्यादातर सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉयड है। आई हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मेरे पास 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, डिप्लॉयड है मेरे अधिकतर सेल्स। और कुछ चुनिंदा सेल्स जो हैं यही आपके हैप्लॉयड हैं, जिनमें एक सेट ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिल रहा है। अगर मैं इसी केस को रिवर्स कर दूं तो मैं एक ऐसा प्लांट हूं जिसमें बहुत चुनिंदा सेल्स आपके क्या है, डिप्लॉयड है, बाकी पूरी की पूरी बॉडी जो है मेरी ये हैप्लॉयड है। तो मेरे दोस्त मैं कैसा हो जाऊंगा, गैमीटोफिटिक प्लांट हो जाऊंगा। तो 2 अलग अलग तरीके के प्लांट्स होते हैं मेरे भाई। कुछ की बॉडी आपकी हैप्लॉयड होती है, मेन बॉडी हैप्लॉयड होती है, ज्यादातर सेल्स हैप्लॉयड होते हैं, और कुछ की बॉडी डिप्लॉयड होती है, ज्यादातर सेल्स उनके कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। तो जो लोअर प्लांट है उनमें आपको ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, गैमीटोफिटिक कंडीशन देखने को मिलती है। तो ऐसे कई सारे प्लांट्स हैं जिनमें हैप्लॉयड सेल्स ज्यादा होते हैं डिप्लॉयड सेल्स के कंपैरिजन में। लोअर प्लांट की बॉडी हैप्लॉयड होती है, जैसे एल्गी एंड ब्रायोफाइट। यही सबसे लोअर प्लांट है मेरे भाई, एल्गी सबसे लोअर प्लांट है, उसके बाद ब्रायोफाइट, उससे ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट, उससे ज्यादा जिम्नोस्पर्म, सबसे ज्यादा एंजियोस्पर्म। तो एल्गी और ब्रायोफाइट में हैप्लॉयड सेल्स ज्यादा होते हैं, जबकि मेरे दोस्त यहां अगर आप देखेंगे तो आपको टेरिडोफाइट में एंड जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म में ज्यादातर जो सेल्स हैं ये कैसे देखने को मिलेंगे, इनमें ज्यादातर सेल्स आपको कैसे देखने को मिलेंगे, डिप्लॉयड देखने को मिलेंगे। हैप्लॉयड सेल्स इनके कंपैरिजन में काफी कम है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स हो सकते हैं जिनकी बॉडी जो है इनमें हैप्लॉयड सेल ज्यादा है, जैसे कि लोअर प्लांट्स एल्गी और ब्रायोफाइट, और कुछ प्लांट्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी बॉडी में डिप्लॉयड सेल ज्यादा है, जैसे कि थोड़े हायर लेवल के प्लांट टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो सबसे पहली चीज जो आपको समझनी थी वो थी द डिफरेंस बिटवीन गैमीटोफाइट एंड स्पोरोफाइट। अगर मैं एक प्लांट हूं और मेरी बॉडी में सिर्फ कुछ ही सेल्स हैप्लॉयड है तो ये मेरी गैमीटोफिटिक बॉडी का पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, गैमीटोफाइट है ये, है ना, क्योंकि हैप्लॉयड है। और बाकी जो मेरी मेन बॉडी बची है, इतना बड़ा जो भाग बचा है जिसमें डिप्लॉयड सेल्स ठूस ठूस के भरे हुए हैं, ये जो मेरी बॉडी है ये स्पोरोफिटिक पार्ट है मेरी बॉडी का। तो मेन पार्ट जो है वो है स्पोरोफाइट, छोटा सा पार्ट जो बचा ये है गैमीटोफाइट। इसी प्रकार से आपको चीजें समझनी थी। अब हम एक टेबल पे बढ़ते हैं, और ये टेबल क्यों इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को मैं लगभग मान के चलिए आपके हर लेक्चर में इस्तेमाल करूंगा इस चैप्टर के अंदर। ऐसा एक भी लेक्चर नहीं होगा जिस दिन मैं आपको ये टेबल ना दिखाऊं।
तो हम एक बार टेबल बना लेंगे, बहुत शिद्दत से, बहुत मेहनत से हम एक बार टेबल बना लेंगे और इसी टेबल को हम लोग बार बार यूज करते रहेंगे। जब हम ब्रायोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, रोनाल्डो मॉसी बनेंगे, उस टाइम पर सारा का सारा जो कंटेंट है वो सेम रहेगा। आप एक ही बार मेहनत करके इस टेबल को बनाइए, बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर। आप मान के चलिए आपको हर प्लांट के बारे में, चाहे वो एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, 5 से 10 पॉइंट पहले ही पता लग जाएंगे। मैं आज आपको ब्रायोफाइट नहीं पढ़ा रहा हूं, टेरिडोफाइट नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं गारंटी देता हूं आफ्टर दिस टेबल आप टेरिडोफाइट के बारे में, ब्रायोफाइट के बारे में 10-10 पॉइंट खुद ही बता पाओगे। राइट? एंड यही इंपॉर्टेंस है इस टेबल की और कुछ नहीं। आराम से देखिएगा मेरे भाई, बॉडी लेवल की अगर मैं बात करूं तो मेरे भाई एल्गी जो है ये सबसे सिंपलेस्ट होगा। भाई एल्गी जो है इनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं, तो क्या ये सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं? यस गुरुजी, सबसे सिंपलेस्ट प्लांट्स हैं। इनसे ज्यादा मॉडिफाइड होंगे, इनसे ज्यादा एडवांस होंगे ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट से ज्यादा एडवांस टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से ज्यादा एडवांस जिम्नोस्पर्म, एंड जिम्नोस्पर्म से भी ज्यादा एडवांस एंजियोस्पर्म, यानी ये सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट्स होंगे, मोस्ट एडवांस होंगे। इसीलिए आप कह सकते हैं कि जब आप एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ते हैं तो आप सिंपल प्लांट से मोस्ट एडवांस या मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्लांट्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्या ये बात करेक्ट है? एकदम करेक्ट है सर, इसमें हमें कोई परेशानी, कोई दंगा पंगा नहीं है। अब ये जो एल्गी है इसका बॉडी लेवल क्या है मेरे भाई? ये जो एल्गी है इसके बॉडी लेवल को हम लोग पता है क्या कहते हैं? थैलस। आए, ये कौन सा थैला है सर? इसे हम कहते हैं थैलस, यानी यहां पर है थैलॉइड बॉडी, है ना? महीने भीतर बन जाएगी तेरी थैलॉइड बॉडी रे। थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या होता है? थैलॉइड बॉडी का मतलब ये ऐसा प्लांट है जिसमें असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ नहीं पाई जाती। दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट से मिलते जुलते कोई लोअर लेवल के स्ट्रक्चर होंगे, स्टेम का काम करने वाले कोई लोअर लेवल के स्ट्रक्चर होंगे, लीफ का काम करने वाले कोई लोअर लेवल के स्ट्रक्चर होंगे, पर असली रूट, स्टेम, लीफ यहां पर देखने को नहीं मिलेगी। ये जनरल हम जो अपने आसपास पेड़ पौधे देखते हैं वैसे दिखाई नहीं देते। राइट? तो आप यहां पर क्या कहेंगे? आप यहां पर कहेंगे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट। असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ यहां पर नहीं पाई जाती। यह है आपका एल्गी। अब एल्गी से ज्यादा डेवलप्ड प्लांट होंगे ब्रायोफाइट, लेकिन इन ब्रायोफाइट में भी क्या देखने को मिलती है? थैलॉइड बॉडी देखने को मिलती है, यानी यहां भी थैलस ही देखने को मिलेगा, यहां भी थैलस ही देखने को मिलेगा, अर्थात यहां पर भी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ देखने को नहीं मिलेगी। तो आप इसी बात को रेप्लिकेट करके लिख सकते हो। थैलॉइड बॉडी का आपको मतलब पता लग चुका है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जब आप ब्रायोफाइट के बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं टेरिडोफाइट की तरफ, तो यहां पर आपको पहली बार असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ देखने को मिलती है। तो यहां पर आप कह सकते हैं मेरे भाई कि ये जो आपका टेरिडोफाइट है, इट हैज नॉन थैलॉइड बॉडी। अब जो है प्लांट थोड़ा सा हायर लेवल का हो चुका है, यहां पर मेरे भाई आपकी नॉन थैलॉइड बॉडी देखने को मिलेगी। और नॉन थैलॉइड बॉडी का एक सिंपल सा मतलब है कि यहां पे ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ प्रेजेंट होगी। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ यहां पर पाई जा रही होगी, प्रेजेंट होगी। इसे हम नॉन थैलॉइड बॉडी कहते हैं, यानी यहां पर असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ देखने को मिलेगी। अगर टेरिडोफाइट में असली रूट, स्टेम, लीफ आ चुकी है, तो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तो और एडवांस हैं, तो क्या इनके अंदर भी नॉन थैलॉइड बॉडी हो जाएगी? इनफैक्ट आपका टेरिडोफाइट जो है उससे तो ज्यादा ही एडवांस बॉडी होगी। बिल्कुल होगी गुरुजी, यहां पर भी आपकी नॉन थैलॉइड बॉडी देखने को मिल जाएगी। और एंजियोस्पर्म जो है इसमें भी आपकी क्या देखने को मिल जाएगी? नॉन थैलॉइड बॉडी देखने को मिल जाएगी। इसमें हमें कोई भी दिक्कत, कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यानी पहला पॉइंट अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो पहला पॉइंट हमारा ये है मेरे भाई, पहला पॉइंट ये है हमारा मेरी जान, कि बॉडी लेवल जो है वो एल्गी का सबसे सिंपल होगा, क्योंकि एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है। और जैसे जैसे आप एल्गी से ब्रायोफाइट पे जंप करेंगे, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट पे, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म पे, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म पे, बॉडी का लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो आप एक सिंपल प्लांट से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लांट की तरफ बढ़ रहे हैं, आप एल्गी से एंजियोस्पर्म की तरफ बढ़ रहे हैं। एल्गी और ब्रायोफाइट जो कि लोअर लेवल के प्लांट हैं, इनकी बॉडी में ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं होती, इसीलिए इनकी बॉडी को थैलस या थैलॉइड कहा जाता है। और टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में आपको असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ दिखने लग जाती है, तो उनको हम नॉन थैलॉइड कह सकते हैं। एडवांस लेवल की बॉडी यहां देखने को मिलती है। तो आप ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो ये बात आपको याद हो जाती है।
अब मेन प्लांट बॉडी की अगर आप बात करें, मेन प्लांट बॉडी की अगर आप बात करें मेरे भाई, तो आपका एल्गी जो है इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड हो जाएगी। अभी मैंने बताया कि एल्गी और ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी है, जो मेन सेल्स हैं वो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड सेल्स ज्यादा है, डिप्लॉइड सेल्स कंपैरेटिवली कम है। यही बात मैं आपको यहां पर बता करके लेके आया था। लेकिन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड सेल्स कंपैरेटिवली ज्यादा है। तो बॉडी के जो मेन सेल्स हैं ये टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में कैसे हो जाएंगे, डिप्लॉइड 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 हो जाएंगे। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, एकदम कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं, एकदम करेक्ट है। तो ये बात हम लोग लास्ट स्लाइड में पढ़ चुके थे, तो इसकी कोई टेंशन हमको नहीं है। लाइफ साइकिल कैसी होगी, अब मुझे बताओ भाई, मेन अगर बॉडी हैप्लॉइड है एल्गी की, तो हैप्लॉइड को हम लोग क्या कह रहे थे, गैमेटोफिटिक। तो लाइफ साइकिल कैसी हो जाएगी, मेन सेल्स जैसे होते हैं वैसी ही लाइफ साइकिल होती है। तो मेन सेल्स अगर, ज्यादातर सेल्स अगर हैप्लॉइड है तो क्या गैमेटोफिटिक आपकी लाइफ साइकिल हो जाएगी। यहां पर भी मेन सेल्स जो बॉडी के हैं ये आपके ज्यादातर सेल्स जो है हैप्लॉइड है, तो यहां भी लाइफ साइकिल गैमेटोफिटिक हो जाएगी। यहां ज्यादातर सेल्स जो है बॉडी के ये डिप्लॉइड है, तो क्या मेरे भाई यहां पर आपकी स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। जिम्नोस्पर्म है, यहां पर भी आपकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो हैं डिप्लॉइड हैं, तो क्या यहां स्पोरोफिटिक लाइफ साइकिल देखने को मिलेगी। एंड एंजियोस्पर्म जो है ये भी सबसे एडवांस हैं, तो इनमें तो लगभग सारे के सारे सेल ही डिप्लॉइड होते हैं, सिर्फ गैमीट जो बनते हैं वही आपके कुछ चुनिंदा सेल्स जो है वो आपके हैप्लॉइड होते हैं। तो क्या यहां भी स्पोरोफिटिक देखने को मिलेगी, बिल्कुल। तो जिन प्लांट्स के मेन सेल्स, ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड थे वो गैमेटोफिटिक, और जिन प्लांट्स के ज्यादातर सेल्स, मेन सेल्स डिप्लॉइड थे वो स्पोरोफिटिक। नाम से ही समझ में आ रहा था, यहां पर हमने बताया था कि भैया डिप्लॉइड का मतलब ही स्पोरोफाइट है। तो जिन प्लांट की बॉडी में ज्यादातर सेल डिप्लॉइड हैं उनकी लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक, और जहां आपकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड हैं वो गैमेटोफिटिक। तो एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफिटिक, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में स्पोरोफिटिक। हम एकदम अलाइंड हैं, हम बिल्कुल भी हिल नहीं रहे हैं अपने कॉन्सेप्ट से। सारी की सारी चीजें वही हैं जो आपको समझा दी गई हैं। अब मेरे भाई देखो, अगर मैं एल्गी की बात करूं तो एल्गी में ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है, मेन बॉडी इसकी गैमेटोफिटिक है, ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड है, सिर्फ कुछ चुनिंदा सेल्स ही डिप्लॉइड हैं। अब ये डिप्लॉइड सेल अपनी खुद की रसोई नहीं बनाते, खुद का खाना नहीं बनाते। ये क्या कहते हैं कि भैया इतने सारे सेल्स हैं हैप्लॉइड, ये खुद का खाना खुद बना रहे हैं, हम तो थोड़े से ही सेल हैं, भैया हमको भी खाना दे दो, हम अलग से अपनी रसोई क्यों तैयार करें, आपसे ही थोड़ा बहुत खाना लेकर के जी लेंगे। तो यहां मेरे भाई मेन जो बॉडी है इट इज गैमेटोफिटिक इन नेचर। तो यहां पर जो स्पोरोफाइट होगा, थोड़े बहुत जो डिप्लॉइड सेल्स होंगे, कोई जाइगोट वगैरह अगर बनेगा तो वो इसी गैमेटोफाइट से खाना लेकर के खा लेगा ना। तो अगर आपको कोई बोले इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा है, इंडिपेंडेंट पार्ट कौन सा है मेरे भाई, यहां पर आप कहेंगे गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। भाई जो आपकी मेजर बॉडी है वही तो इंडिपेंडेंट होगी, वही तो खाना बनाएगी। तो गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट। गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट, गैमेटोफाइट अपना खाना खुद बना लेता है। स्पोरोफाइट बहुत छोटा सा है, तो मेरे भाई क्या हुआ, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट से ही खाना लेकर के खा लेगा। ये जो डिप्लॉइड सेल हैं थोड़े बहुत, ये मेन हैप्लॉइड बॉडी से ही खाना लेकर के खा लेंगे। तो गैमेटोफाइट तो अपना खाना बना रहा है, क्योंकि ये तो मेन बॉडी है, प्लांट की मेन बॉडी को खाना तो बनाना पड़ेगा ही, ये तो प्लांट का धर्म है कि भैया वो खाना बनाए। तो यहां पर तो खाना बनेगा, लेकिन स्पोरोफाइट जो है ये गैमेटोफाइट पर ही डिपेंड कर जाएगा। स्पोरोफाइट डिपेंड्स ऑन गैमेटोफाइट, ऑन गैमेटोफाइट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई टेंशन नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्या ये सेम चीज यहां देखने को मिलेगी, क्या ये सेम चीज यहां देखने को मिलेगी? सर सेम चीज देखने को मिलेगी। ब्रायोफाइट में भी मेन बॉडी जो है वो है हैप्लॉइड, तो हैप्लॉइड बॉडी अपना खाना बनाएगी। और अगर हैप्लॉइड बॉडी अपना खाना बनाएगी तो थोड़े बहुत छोटे मोटे जो डिप्लॉइड पार्ट हैं इनको भी खाना दे देगी, डिप्लॉइड पार्ट को अपना खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट होगा, खुद का खाना खुद बना लेगा, इसे किसी से खाना मांगने की जरूरत नहीं है। गैमेटोफाइट अपना खाना बना सकता है, लेकिन जो छोटू सा स्पोरोफाइट है, कुछ चुनिंदा जो डिप्लॉइड सेल है, इनको खाना चाहिए, ये गैमेटोफाइट से ही खाना उठा लेंगे। तो यही सेम बात आप यहां पर लिख सकते हो, लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो सेम लिख दो मेरे भाई, कि जैसी बात जो छोटी बातचीत एल्गी में हुई थी वही बात यहां पर हो जाएगी। यस, सेम बात हो जाएगी, कुछ रिपीट करने की जरूरत नहीं, सेम टू सेम। क्योंकि एल्गी में भी मेन जो बॉडी है उसके ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड हैं, ब्रायोफाइट में जो मेन बॉडी है उसके भी ज्यादातर सेल्स हैप्लॉइड हैं। तो जाहिर सी बात है हैप्लॉइड सेल ज्यादा है, वो अपना खाना खुद बनाएंगे।
जो प्लांट पार्ट मेजर है वो तो खाने के लिए कहीं और नहीं जा सकता ना, उसको खुद का खाना बनाना पड़ेगा। पर थोड़े बहुत सेल्स जो हैं वो इस मेन बॉडी पे डिपेंड कर सकते हैं, उनको खाना दे दिया जाएगा गैमेटोफाइट के द्वारा ही। तो स्पोरोफाइट यहां पर खाना नहीं बना सकता, वो गैमेटोफाइट से ही खाना ले लेगा क्योंकि गैमेटोफाइट डोमिनेंट है। सिमिलरली यहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, तो क्या स्पोरोफाइट खाना बनाएगा? क्या डिप्लॉयड सेल ज्यादा है तो डिप्लॉयड सेल खाना बनाएंगे? बिल्कुल। और गैमेटोफाइट जो है वो बहुत छोटा सा है, गैमेटोफाइट को खाना दे देंगे। यानी यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं स्पोरोफाइट इज independent and gametophyte depends on it. Gametophyte depends on it. करेक्ट, एकदम करेक्ट है मेरे भाई, एकदम करेक्ट है मेरे दोस्त। ये आपकी बात सेम हो जाएगी एंजियोस्पर्म के लिए भी। सर टेरिडोफाइट के लिए क्यों नहीं? टेरिडोफाइट की भी तो बॉडी जो है ये डिप्लॉयड है, इसमें भी तो सेम बात आप लिख सकते हो। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। एक चीज याद रखिएगा, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे, P फॉर टेरिडोफाइट, P फॉर टेरिडोफाइट एंड P फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी P फॉर टेरिडोफाइट नाम के प्लांट्स में P फॉर फोटोसिंथेसिस करते हैं। गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट भी दोनों ही इंडिपेंडेंट होते हैं, दोनों ही अपना खाना बना सकते हैं। यानी हैप्लॉइड सेल्स कम हैं, डिप्लॉयड सेल ज्यादा हैं। ये लॉजिक काम कर रहा है अभी भी, लेकिन फिर भी जो हैप्लॉइड सेल्स हैं ये अपना खाना बना लेते हैं। इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है फोटोसिंथेसिस, ये भी कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये जो P फॉर टेरिडोफाइट है, इसमें आपका बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट will photosynthesize, will photosynthesize। P फॉर टेरिडोफाइट इकलौता ऐसा केस है जहां दोनों ही फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, P फॉर टेरिडोफाइट, P फॉर फोटोसिंथेसिस। बाकी एल्गी और ब्रायोफाइट में ज्यादातर बॉडी के जो सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हैं, यानी गैमेटोफिटिक है, तो गैमेटोफाइट खाना बनाएगा। और जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ज्यादातर बॉडी के जो सेल्स हैं वो आपके डिप्लॉइड हैं, स्पोरोफाइट हैं, तो स्पोरोफाइट खाना बनाएगा। यहां एल्गी और ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट खाना बना रहा है, वो डोमिनेंट है, तो स्पोरोफाइट खाना नहीं बना रहा। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, वो खाना बनाएगा, तो गैमेटोफाइट खाना नहीं बनाएगा। टेरिडोफाइट में P फॉर टेरिडोफाइट में P फॉर फोटोसिंथेसिस दोनों केसेस में देखने को मिलेगी, यहां दोनों ही खाना बना रहे होते हैं। यह आपकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जो हमें जानने को मिली। अब देखो मेरे भाई, ये वस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो वस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? सर प्लांट में ना जाइलम नाम की एक चीज होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फ्लोएम नाम की एक चीज होती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अगर हम जनरल बात करें तो, है ना, ये एकदम सटीक बात नहीं है पर मेजर चीजों के लिए करेक्ट है। तो जाइलम और फ्लोएम को वस्कुलर टिश्यू कहते हैं। ये जो वस्कुलर टिश्यू थे ये पहली बार कहां देखने को मिले थे? आपको टेरिडोफाइट में देखने को मिले थे। P फॉर टेरिडोफाइट में P फॉर फ्लोएम भी पहली बार देखने को मिली और इसके साथ जाइलम भी देखने को मिला। तो यहां पहली बार आपको वस्कुलर टिश्यू देखने को मिले, तो इससे जो एडवांस प्लांट है इनमें भी देखने को मिलेंगे, इससे जो एडवांस प्लांट है इनमें भी देखने को मिलेंगे, राइट। और इससे जो लोअर लेवल के प्लांट है इनमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे, इनमें आपको नहीं देखने को मिलेंगे। ये आपकी कुछ बातें हैं। अब देखो, मैं आपको आज एल्गी पढ़ाने वाला हूं, लेकिन मैंने टेक्निकली अभी तक आपको कुछ पढ़ाया नहीं है ना। मैंने एल्गी की बात छेड़ी है, ना ब्रायोफाइट की, ना टेरिडोफाइट की, ना जिम्नोस्पर्म की, ना एंजियोस्पर्म की। मैं कह रहा हूं मुझे आप टेरिडोफाइट के बारे में 5 पॉइंट्स बताइए। तो क्या आप बता सकते हैं? सर बता सकते हैं। सर टेरिडोफाइट जो है इसकी बॉडी नॉन थैलॉइड होती है, अर्थात इसकी बॉडी में असली रूट, असली स्टेम, असली लीफ पाई जाती है। इसकी बॉडी के जो ज्यादातर सेल्स हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, इसीलिए इसकी बॉडी को हम कहते हैं कि इसकी बॉडी कैसी है? स्पोरोफिटिक है। अगर इसकी बॉडी जो है स्पोरोफिटिक है तो यहां स्पोरोफाइट डोमिनेंट होगा, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस P फॉर टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट जो है ये भी खाना बना सकता है। तो हियर गैमेटोफाइट विल आल्सो मेक द फूड, स्पोरोफाइट विल आल्सो मेक द फूड। एंड यहां पर पहली बार आपको जाइलम फ्लोएम भी देखने को मिले थे। 7 पॉइंट मैंने बता दिए टेरिडोफाइट के बारे में बिना टेरिडोफाइट पढ़े। सिमिलरली अगर कोई पूछे सर ब्रायोफाइट के बारे में कुछ बात बताइए, सर ब्रायोफाइट की बॉडी जो है थैलॉइड है, इसका मतलब यहां ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ नहीं देखने को मिलती।
इसकी मेन जो बॉडी है ये हैप्लॉइड सेल्स की बनी हुई है, इसका मतलब इसकी मेन बॉडी को गैमेटोफाइट कहा जाएगा। अगर मेन बॉडी गैमेटोफाइट है तो ये खाना बनाएगी। स्पोरोफाइट उस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंड कर रहा होगा। और जाइलम और फ्लोएम यहां पर देखने को नहीं मिलते, वो पहली बार टेरिडोफाइट में आए थे, उससे पहले के प्लांट्स में यानी एल्गी और ब्रायोफाइट में आपको ये देखने को नहीं मिलेंगे। 7 पॉइंट मैंने इसके बारे में बता दिया। सिमिलरली आप बाकी सारे प्लांट्स के बारे में भी 7-8 पॉइंट बता सकते हो। कुछ पॉइंट हमें पहले से पता है कि ब्रायोफाइट जो है इसे एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। एल्गी जो है सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है। एंजियोस्पर्म जो है सबसे कॉम्प्लेक्स प्लांट है। एंजियोस्पर्म में फल और फूल देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है। इनमें फ्रूट भी होगा। एंड जिम्नोस्पर्म जो है, यहां जिम्नो का मतलब है नंगे पुंगे और स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी यहां पर बीज के ऊपर फल नहीं होता, तो यहां फल नहीं है, यहां फल है। ये भी आपकी कुछ बातें हैं, यानी 10-10 पॉइंट आप मोटा मोटा हर कैटेगरी के बारे में बता सकते हो, आराम से बता सकते हो। कोई टेंशन वाली बात, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है ही नहीं। यू कैन इजिली क्रैक एनी कैटेगरी और आप उसके बारे में चंद बातें जो हैं आराम से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको अब एल्गी के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूं तो अब आप अपनी स्पीड को थोड़ा सा स्विच कर सकते हैं इफ यू वांट। अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दो मेरे भाई। अगर थोड़ा सा लगता है स्पीड बढ़ा लेनी चाहिए, रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आईसो स्पीड बन सकते हैं मेरे भाई। यहां पर देखो, एल्गी की अगर मैं बात करूं तो एल्गी की जनरल प्रॉपर्टीज अगर मैं यहां लिखूं तो एल्गी कैसे प्लांट्स हैं? दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स, दे आर द सिंपलेस्ट प्लांट्स विद थैलॉइड बॉडी। अब थैलॉइड बॉडी का मतलब हम जानते हैं, पिछली स्लाइड में ही हमने लिखा है, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है कि थैलॉइड बॉडी में क्या होता है। आपकी ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ एब्सेंट होंगी, कुछ भी यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो सिंपल प्लांट है, थैलॉइड बॉडी है इनकी। अगर ये सिंपल प्लांट है तो प्लांट ही खाना तो बनाएंगे ही, तो दे आर यूजुअली ग्रीन, यानी कि ग्रीन का मतलब क्या होता है बायोलॉजी में? दे आर फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक, है ना। मेन बॉडी के सेल्स कैसे हैं इनके? हैप्लॉइड, तो दे आर गैमेटोफिटिक। इनकी मेन जो बॉडी है ये कैसी होती है? गैमेटोफिटिक होती है। इनकी बॉडी के ज्यादातर सेल्स जो होते हैं कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ये बात भी आपको देखने को मिली, जानने को मिली। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, कोई प्रॉब्लम, कोई दंगा पंगा यहां पर नहीं है। ये तो सारी बातें आपने पहले से बताई हैं, बस इसको आपने लैंग्वेज की फॉर्मेट में यहां फ्रेम कर दिया है। अगर मैं बात करूं हैबिटेट की, कि ये पाए जाते कहां हैं, हैबिटेट की अगर मैं बात करूं, यानी इनके अड्डे की अगर मैं बात करूं कि ये कहां कहां देखने को मिलते हैं, तो ये हैबिटेट क्या हो जाएगा? आराम से सुनेगा। ये हैबिटेट हो जाएगा मेरे भाई मोस्टली एक्वाटिक, यानी ये सारे के सारे पानी में नहीं पाए जाते, लेकिन हाँ इनमें से ज्यादातर जो है ये क्या होते हैं? पानी में पाए जाते हैं। दे आर मोस्टली एक्वाटिक। और एक्वाटिक में इनका जो केस है ये कैसा हो सकता है भैया? ये आपके फ्रेश पानी में भी पाए जा सकते हैं, साफ पानी में भी, एंड ये आपके खारे पानी में भी पाए जा सकते हैं, मैराइन पानी में भी पाए जा सकते हैं। दोनों की दोनों चीजें यहां पर देखने को मिल सकती हैं। सो दे कैन बी फ्रेश, दे कैन बी मैराइन, दे आर मोस्टली एक्वाटिक इन नेचर। इसके अलावा भाई ये मोस्टली एक्वाटिक हैं, ज्यादातर एक्वाटिक हैं, तो कुछ तो आपके पानी के बाहर भी पाए जा रहे होंगे, पर पाए जाएंगे आपके पानी के आसपास ही। ऐसा नहीं पानी से बहुत दूर चले गए, तो इनको गीली गीली जगह चाहिए, चाहे गीली मिट्टी मिल जाए, चाहे कोई गीली लकड़ी मिल जाए, है ना, चाहे कोई गीला पत्थर मिल जाए। तो ये और कहां पाए जा सकते हैं? दे कैन बी फाउंड इन मॉइस्ट सॉइल, ऑन मॉइस्ट ट्री, ऑन मॉइस्ट रॉक, ऑन मॉइस्ट रॉक, यानी अलग अलग जगह पर पाए जा सकते हैं मेरे भाई। मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट ट्री और मॉइस्ट रॉक, यानी पत्थर पे भी पाए जा सकते हैं, मिट्टी में भी पाए जा सकते हैं, गीले इलाकों के आसपास ये देखने को मिल सकते हैं। दिस इज देयर हैबिटेट। यहां ये आपको देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है, यानी गीले इलाकों में बेसिकली ये पानी के आसपास पाए जाएंगे। इसके अलावा दे कैन ऑल्सो शो एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। एल्गी जो है ये अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन भी दिखा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो शो एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें लाइकन की, तो हम तो अच्छे तरीके से पढ़ के आए हैं भैया। लाइकन क्या होता है हमें पता है गुरुजी। लाइकन जो है यहां दो लोगों की दोस्ती हो जाती है ना। लाइकन जो है यहां दो लोगों की दोस्ती हो जाती है।
किसकी? एल्गी तो यहां पर है ही है, हम तो एल्गी की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ आपके फंगस की दोस्ती हो जाती है जिसे हम माइकोबायोन्ट कंपोनेंट कहते हैं। ये जो एल्गी है ये खाना बनाता है फंगस के लिए, क्योंकि फंगस हेटेरोट्रॉफिक है, खुद का खाना नहीं बना सकता, और फंगस जो है बदले में एल्गी को हाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर मिनरल एब्जॉर्ब करके देता है, तो दोनों की दोस्ती हो जाती है। यहां पर अगर आप देखें तो ये जो एसोसिएशन है ये हो सकती है विद स्लोथ बियर ऑल्सो, विद स्लोथ बियर ऑल्सो। यहां पर आपको जो हरे कलर का भालू सा दिखाई दे रहा है ये आपका स्लोथ बियर है। तो ये स्लोथ बियर जो है इसको एल्गी से क्या मिल जाता है मेरे भाई? एल्गी इसके साथ क्यों दोस्ती कर रहा है? ये जो स्लोथ बियर है आपको थोड़ा हरा हरा सा दिखाई दे रहा होगा, तो ये जो स्लोथ बियर है ये हरा कैसे हुआ है? ये जो स्लोथ बियर है इसकी जुल्फें, जब ये पानी पीने जाता है नहर के किनारे तो इसकी जुल्फें भीग जाती हैं, उन भीगी भीगी मॉइस्ट जुल्फों में, मॉइस्ट यानी मॉइस्चर है यहां पर, तो इन मॉइस्ट जुल्फों में आकर बैठ जाता है ग्रीन एल्गी, और ये जो आपका स्लोथ बियर है इसको मिल जाता है कैमोफ्लेज यानी प्रोटेक्शन। जैसे आपने हमारे देश के फौजियों की यूनिफॉर्म देखी होगी, बहुत ही ज्यादा साइंटिफिकली डिजाइंड यूनिफॉर्म है, उसमें थोड़ा सा मिट्टी का भी कलर है, उसमें थोड़ा सा ग्रास का भी कलर है, उसमें थोड़ा सा आइस का भी कलर है, सो इसे कैमोफ्लेज यूनिफॉर्म कहा जाता है। यानी अगर हमारे देश के जवान किसी लड़ाई पे हैं, किसी जंग पे हैं, तो वो अगर बर्फ में भी छुपना चाहते हैं तो छुप सकते हैं, घास में भी छुपना चाहते हैं तो छुप सकते हैं, जंगल में भी छुप सकते हैं, मिट्टी में यानी रेगिस्तान में भी छुप सकते हैं। उनकी यूनिफॉर्म इतनी साइंटिफिकली डिजाइंड है कि उनको कोई जो है दुश्मन देख ना पाए और उनपे हमला ना कर पाए। लेकिन बाकी जो देश है ना आसपास के, आप देखोगे थोड़ी काली यूनिफॉर्म है तो अलग से पकड़ में आ जाती है। भाई जंगल में काली यूनिफॉर्म पहन के घूमोगे तो पकड़ में ही आओगे ना, बर्फ में काली यूनिफॉर्म लेट के देखोगे तो किसी को एम भी नहीं करना पड़ेगा, अलग से ही भाई जाकर जो है भून दिए जाओगे। तो हमारी जो यूनिफॉर्म है दैट इज वेरी साइंटिफिकली डिजाइंड, उसको भी कैमोफ्लेज कहा जाता है। तो ये जो बियर है ना ये बहुत आलसी है तुम्हारी तरह, इसको लगता है कि मैं पढ़ा रहा हूं सो जाऊं बस, मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। तो ये जो है जंगल में ही पेड़ों के बीच में घास के बीच में एक ग्रीन एल्गी की लेयर ओढ़ के गिर जाता है, इसकी बॉडी को ग्रीन एल्गी ने कवर कर लिया है तो ये दिखाई ही नहीं देता, जंगल के बीच में मस्त सो जाता है, इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो इसको मिल गई है एक तरीके से कैमोफ्लेज, छुपने के लिए एक चद्दर मिल गई है हरे कलर की, और एल्गी जो है उसको मिल गई है स्लोथ बियर की गीली गीली जुल्फें, इसका मॉइस्चर मिल गया है। तो मेरे भाई ये जो स्लोथ बियर है इसके साथ भी एल्गी एसोसिएट हो सकता है ना। तो एल्गी क्या करेगा? एल्गी लिव ऑन moist hairs of bear and sloth bear gets camouflaged। ये जो है आपका कैमोफ्लेज हो जाता है, यानी ये जो है छिप सकता है, ये जो है आपका बैकग्राउंड जैसे कलर का हो सकता है, हरे बैकग्राउंड में बैठा है हरी चादर ओढ़ के, तो इसको कोई देख नहीं पाएगा। तो मेरे भाई एल्गी को मिल गई स्लोथ बियर की गीली गीली जुल्फें, क्योंकि इसको मॉइस्ट इलाका वैसे भी पसंद है, या तो ये पूरा का पूरा पानी में ही रहेगा या फिर पानी के आसपास रहेगा, इसको मॉइस्ट इलाके पसंद है, तो ये स्लोथ बियर की मॉइस्ट जुल्फों में खो जाएगा, एंड मेरे भाई बियर जो है उसको कैमोफ्लेज मिल जाएगा, दोनों की दोस्ती यारी यहां पर हो सकती है। तो ये जो है आपके पानी या पानी के आसपास पाए जा सकते हैं, एज वेल एज अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस और स्लोथ बियर के साथ भी एसोसिएशन दिखा सकते हैं। अब मेरे भाई ये तो है इनका हैबिटेट, अगर मैं हैबिट की बात करूं कि ये दिखते कैसे हैं, तो मेरे भाई हैबिट की अगर मैं बात करूं तो इट इज वेरी डाइवर्स, ये अलग अलग प्रकार के दिख सकते हैं, इनकी शक्लें बहुत डिफरेंट हो सकती हैं, दे आर वेरी डाइवर्स इन हैबिट, इनकी जो हैबिट है दिस इज वेरी वेरी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें यूनिसेलुलर एल्गी की, तो क्या एल्गी यूनिसेलुलर हो सकता है? मैंने आपको बताया था मेरे भाई, आपका क्लेमाइडोमोनास जो है, क्लोरेला जो है, ये आपके यूनिसेलुलर एल्गी में भी आप पढ़ेंगे, एंड आप इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में भी पढ़ के आए हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे। तो अकॉर्डिंग टू अ प्रोटिस्ट साइंटिस्ट इनको मैं प्रोटिस्टा में पढ़ूंगा, अकॉर्डिंग टू अ बॉटनिस्ट इनको मैं प्लांट में पढ़ूंगा, इसीलिए हमने कहा था कि द बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड, तो ये आपकी चीज हो जाती है। तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसके अलावा मेरे भाई फिलामेंटस भी हो सकते हैं, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में पढ़ाया था फिलामेंटस, है ना भाई, फंगस, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस, ये फ्रेगमेंटेशन दिखा रहे थे, तो फिलामेंटस भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। अगर आप बात करें इसके अलावा तो ये कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कॉलोनियल यानी कॉलोनी में रह सकते हैं, झुंड में रह सकते हैं, झुंड में सुअर नहीं आते, वॉलवॉक्स भी आता है, तो कॉलोनियल में क्या हो जाएगा? वॉलवॉक्स हो जाएगा।
एंड मेरे दोस्त इसके अलावा जो है दे कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड ऑल्सो, बहुत ज्यादा ब्रांच भी हो सकते हैं मेरे भाई, इतने ज्यादा ब्रांच हो सकते हैं कि इनकी हाइट 100 मीटर तक पहुंच सकती है। कितनी? 100 मीटर। एक बहुत लंबे पेड़ से भी ज्यादा इनकी हाइट हो सकती है। दे कैन बी प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड, फॉर एग्जांपल कैल्प। ये जो कैल्प है एक प्रकार का ब्राउन एल्गी है, इसके बारे में आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इट कैन रीच अप टू 100 मीटर हाइट, इट कैन रीच अप टू 100 मीटर हाइट, 100 मीटर हाइट तक ये जो है कैल्प आसानी से पहुंच सकता है, जो कि एक ब्राउन एल्गी है। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखा देता हूं, वो आप एक बार चेक कर लीजिए। यहां पर देखिए ये है आपका यूलोथ्रिक्स। इस यूलोथ्रिक्स में आपके छोटे छोटे क्या बने हुए हैं? फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। इस यूलोथ्रिक्स में छोटे छोटे आपके क्या बने हुए हैं? फ्रेगमेंट्स बने हुए हैं। ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये टूटते रहेंगे और नए नए यूलोथ्रिक्स को गिव राइज करते रहेंगे। ये आपके फ्रेगमेंटेशन शो कर सकते हैं। सो दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स, दीज आर फ्रेगमेंट्स ऑफ यूलोथ्रिक्स। तो आपके यूलोथ्रिक्स के फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं, फिलामेंट्स हो सकते हैं, तो इसीलिए इसे फिलामेंटस एल्गी में हम लोगों ने काउंट किया है। इसी प्रकार से आपका जो स्पाइरोगायरा है ये भी क्या हो सकता है? ये भी आपका फिलामेंटस हो सकता है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो रोनाल्डो मोशी का फुटबॉल बना हुआ है। तो मेरे भाई ये जो आपका फुटबॉल है इसमें जो बड़ी वाली कॉलोनी है ये है आपकी पेरेंट कॉलोनी, और इसके अंदर जो है यह है बचुआ कॉलोनी, राइट। तो ये आपके कॉलोनियल होते हैं कौन? वॉलवॉक्स। इसमें कई सारे छोटे छोटे जो वॉलवॉक्स हैं इन्होंने मिलकर के पूरा का पूरा फुटबॉल लाइक झुंड बना लिया है। इस कॉलोनी का साइंटिफिक नाम क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा, ये जो कॉलोनी है इसको क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। जब कई सारे वॉलवॉक्स एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। जैसे आप और आपके मित्र जब इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें क्या कहा जाता है? बकैतों का झुंड कहा जाता है, मस्तों का झुंड कहा जाता है। इसी प्रकार से जब कई सारे वॉलवॉक्स एक जगह पर आकर के इकट्ठे हो जाएं, रोनाल्डो मौसी का फुटबॉल बना लें, तो इसे क्या कहा जाता है? सिनोबियम कहा जाता है। तो द कॉलोनी ऑफ वॉलवॉक्स इज कॉल्ड एज सिनोबियम। रैंडम सा एक फुटबॉल बना सकते हो आप और उसके अंदर 2-3 छोटे छोटे फुटबॉल बना सकते हो, लिख सकते हो डॉटर कॉलोनी, पेरेंट कॉलोनी, ऐसे ही आपको इसे मार्क करना होता है। एंड यहां पर भी आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हो और उसमें छोटे छोटे फिलामेंट बना सकते हो। अगर बनाना है तो, नहीं बनाना तो भी छोड़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। यानी स्लाइड में मैंने आपको क्या पढ़ाया? इस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि एल्गी जो है इसकी हैबिट और हैबिटेट क्या है। हैबिट यानी ये दिखते कैसे हैं, हैबिटेट मतलब रहते कहां हैं। हैबिटेट पहले जान लेते हैं, बहुत आसान है भाई, ये पानी के अंदर या पानी के आसपास रहते हैं, यानी मॉइस्ट इलाकों में रहते हैं। और मेरे दोस्त ये दिखेंगे कैसे? यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि आपका क्लेमाइडोमोनास, कॉलोनी भी बना सकते हैं, सिनोबियम भी बना सकते हैं जैसे आपका वॉलवॉक्स, आपका फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, एंड 100 मीटर की हाइट भी गेन कर सकते हैं जैसे आपका एक ब्राउन एल्गी है कैल्प, उसमें ये प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर भी दिखा सकते हैं। ये आपने एल्गी के बारे में बातें जानी। इतनी बातों को हम लोग एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं एंड देन हम लोग वापस आएंगे। तो हैबिट और हैबिटेट हमारा डन हो चुका है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। आराम से देखिए, एल्गी जो है क्लोरोफिल बियरिंग है, यानी फोटोसिंथेसिस करते हैं, हमें पता है। सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ प्लांट है, हमें पता है। थैलॉइड प्लांट है, ट्रू रूट स्टेम लीफ यहां पर नहीं है, हमें पता है। एंड ऑटोट्रॉफिक है, यानी फोटोसिंथेटिक है, खाना बनाएंगे, सारी बातें एक ही हैं। दे आर लार्जली एक्वेटिक, जिसको मैंने लिखवाया मोस्टली एक्वेटिक, पानी में रहते हैं। ये आपके फ्रेश पानी और मेराइन पानी दोनों जगह पर रह सकते हैं। एंड उसके अलावा ये मॉइस्ट पत्थर पे, मॉइस्ट सॉइल पे, या आपके पेड़ों के तने पे यानी मॉइस्ट वुड पे भी रह सकते हैं। और उसके अलावा अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएशन भी बना सकते हैं, जैसे एल्गी और फंगस का एसोसिएशन है लाइकन। और उसके अलावा ये जो एल्गी है स्लोथ बियर की जुल्फों पर भी बैठ सकता है और स्लोथ बियर को कैमोफ्लेज प्रोवाइड कर सकता है, ये भी हमने जाना। अगर आप फॉर्म और साइज देखें एल्गी का, यानी अगर आप इनकी हैबिट देखें तो इट इज हाईली वेरिएबल, इट इज वेरी डाइवर्स। ये जो आपके एल्गी हैं कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे कि आपका वॉलवॉक्स, या आपके फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे कि आपका यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा। एंड मेरे भाई ये आपकी मैसिव बॉडी भी बना सकते हैं, यानी प्रोफ्यूजली ब्रांच भी हो सकते हैं जैसे आपका कैल्प। और मैंने आपको लिखवाया कि ये आपके यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कौन? आपका क्लेमाइडोमोनास। कुछ सवाल देख लेते हैं यहां तक अगर हम बना पाते हैं तो। एल्गी आर ऑलवेज एक्वेटिक, क्या ये हमेशा एक्वेटिक होंगे, हमेशा पानी के अंदर पाए जाएंगे? नहीं भैया, जो स्लोथ बियर पे पाए जा रहा है वो पानी के अंदर थोड़ी है, हाँ मॉइस्ट जुल्फों में पाया जा रहा है, पर जरूरी नहीं हमेशा ये फ्रेश और मेराइन वाटर में ही पाए जाए। आसपास मॉइस्ट स्टोन, मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट वुड या स्लोथ बियर की मॉइस्ट जुल्फों में भी ये पाए जा सकते हैं। ऑलवेज टेरेस्ट्रियल, हमेशा जमीन पर रहेंगे? नहीं, टेरेस्ट्रियल तो एकदम ही गलत बात हो गई। मोस्टली एक्वेटिक, ज्यादातर जो है ये आपके क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। ये बात आपकी करेक्ट हो जाएगी। तो उत्तर क्या बन जाता है? मिस्टर सी, मिस्टर चूरा बच्चन।
एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ, एल्गी की सेल वॉल किसकी बनती है? चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से रेफरेंस लिया गया है। सेल्यूलोज, गैलेक्टन्स एंड मेनन्स और इसके अलावा मिनरल्स थे लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपकी एग्जैक्ट बात थी। हेमीसेलुलोज पेक्टिन यहां देखने को नहीं मिल रहे थे, पेक्टिन देखने को नहीं मिल रहा था, सेलुलोज के बाद हेमीसेलुलोज देखने को नहीं मिल रहा था। मेरे भाई जो हायर प्लांट है उनकी सेल वॉल आपको सेलुलोज, हेमीसेलुलोज इन सारी चीजों की देखने को मिल रही थी। यस, यहां पर मतलब पेक्टिन हो सकते हैं, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो इसमें ज्यादातर क्या होता है? गैलेक्टन्स, मेनन्स होते हैं। अगर आप एक जनरल बात करें, कुछ एल्गी ऐसे भी मिलेंगे जहां पेक्टिन होगा, राइट? तो ऐसी बातें हैं कि पेक्टिन नहीं हो सकता, लेकिन आपको जो रेफरेंस दिया गया है इन द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां यह था कि एल्गी की, ज्यादातर एल्गी की, एक्सेप्शंस हैं, ज्यादातर एल्गी की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज के साथ साथ गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट की बनेगी। तो उत्तर आ जाता है ए। यह सवाल अभी आप बना नहीं पाएंगे, ओके। यह सवाल हम बना सकते हैं मेरे भाई, आराम से देखिए। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय, अब देखो हमने तो यह पढ़ा नहीं है, अभी तो हम रिप्रोडक्शन पर पहुंचे नहीं है, लेकिन फिर भी हम ये सवाल बना सकते हैं। भाई यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा कैसे हैं? फिलामेंटस, और फिलामेंटस चीजें क्या करती हैं? इनके फ्रेगमेंट टूट जाते हैं, फ्रेगमेंटेशन करती है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या करेगा मेरे भाई? फ्रेगमेंटेशन करेगा, राइट? तो फिलामेंटस एल्गी, फंगस एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस क्या कर रहे थे? फ्रेगमेंटेशन कर रहे थे। ये तो हमें पहले से पता है, चैप्टर लिविंग वर्ल्ड से पता है। यस, ये वाला आप सवाल कर नहीं पाएंगे, फोर्थ एंड सिक्स्थ। Which of the following represents synobium? सिनोबियम किसमें पाया जाता है? सिनोबियम क्या थी भैया? कॉलोनी थी। इनमें से कॉलोनियल कौन है? स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स तो फिलामेंटस है, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल कौन है? वॉल्वॉक्स है। तो ये बात भी आपकी आसानी से क्रैक हो जाती है, इसको भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। सो दीज आर जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एल्गी। एक बार अब हम रिप्रोडक्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं कि ये जो आपका एल्गी है ये आखिर किस प्रकार से रिप्रोड्यूस कर पाता है। तो एल्गी जो है ये अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। यस गुरुजी, अलग अलग प्रकार का रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं। सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है ये है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहला जो रिप्रोडक्शन है ये है वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। अब वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इसमें कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनता। नॉर्मल जो आपकी एल्गी की बॉडी है वही टूट करके नए जो एल्गी हैं इनको बना लेती है। तो यहां पर आप चाहो तो एक डायग्राम भी बना सकते हो। ये आपका एक एल्गी हम लोगों ने बना दिया है, और ये एल्गी कैसा है मेरे भाई? आपका फिलामेंटस एल्गी है, तभी तो फ्रेगमेंटेशन दिखाएगा। तो यहां पर मैं इसके फिलामेंट्स बना देता हूं, यहां पर मैं इसके फिलामेंट्स बना देता हूं, राइट? इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। यहां मैं इसके फिलामेंट्स बना देता हूं। ये एक फिलामेंट हो गया, ये दूसरा फिलामेंट हो गया, ये तीसरा फिलामेंट हो गया। इनको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, आज ये भैया थोड़ा सा तंग कर रहे हैं मुझे। यस, और यहां पर इसको भी हम खींच खांच के सेट कर देते हैं। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है गुरुजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका क्या हो गया? फिलामेंटस एल्गी हो गया। अगर ये फिलामेंटस एल्गी है तो इसके डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हो सकते हैं। यस गुरुजी, इसके आसानी से डिफरेंट फ्रेगमेंट हो सकते हैं, और ये जो डिफरेंट फ्रेगमेंट्स हैं आगे चल के क्या बनाएंगे? ये नए एल्गी को गिव राइज कर सकते हैं। तो आप क्या कह सकते हैं यहां पर? ये जो फ्रेगमेंट है, दिस फ्रेगमेंट कैन गिव राइज टू न्यू एल्गी। ये जो फ्रेगमेंट है इट कैन गिव राइज टू न्यू एल्गी, ये जो है जर्मिनेट करेगा, नए एल्गी को गिव राइज करेगा। तो ये जो आपकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ये कहां देखने को मिलेगी? इट इज शोन बाय फिलामेंटस एल्गी। इट इज शोन बाय फिलामेंटस एल्गी लाइक, इट इज शोन बाय फिलामेंटस एल्गी लाइक यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। अभी अभी नाम लिखा था, दोनों के दोनों जो है फिलामेंटस थे, दोनों के दोनों क्या करेंगे? आपके फ्रेगमेंटेशन कर देंगे। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा दोनों के दोनों क्या कर सकते हैं? यहां पर फ्रेगमेंटेशन शो कर सकते हैं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज मोस्टली बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखेंगे तो ये होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम चीज जो फंगस में पड़ी थी वही चीज रिपीट हो रही है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी यहां पर कुछ नई चीजें बनेंगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब यहां पर कुछ नई चीजें बनेंगी, बेहतरीन चीजें बनेंगी जो कि रिप्रोडक्शन के लिए ही बनी है। बस यहां पर गैमेट फॉर्मेशन और फ्यूजन नहीं होगा।
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह मेल और फीमेल गैमीट नहीं मिल रहे हैं, बाकी यहां पर आपने कुछ तो नया तैयार किया है, भयंकर तैयार किया है फॉर रिप्रोडक्टिव पर्पस ओनली, इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो इट इज डन बाय मोस्ट कॉमन स्पोर्स, by most common spores called zoospores। अब zoospores में किसका साउंड आ रहा है सर? जू का साउंड आ रहा है। तो ये ऐसे स्पोर हैं जो कि जू लाइक है, यानी एनिमल लाइक है, यानी ये कैसे होंगे? मोटाइल स्पोर होंगे। ये बात हम लोग फंगस में भी देख चुके हैं। तो यहां पर आपके क्या बनते हैं? जूस्पोरेंजिया नाम के पैकेट में, जूस्पोरेंजिया नाम के थैले में जूस्पोर्स बनते हैं। और ये जूस्पोर्स जब बन जाएंगे तो ये उड़ के अलग अलग जगह पर जा सकते हैं बेसिकली, यानी अलग अलग जगह पहुंच सकते हैं पानी में तैर करके XYZ, एंड ये गिव राइज कर सकते हैं न्यू एल्गी को। ये नया एल्गी बना सकते हैं। देखें, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। देखें, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी। जुकाम हो रखे मेरे भाई, मुझे बीच बीच में ये साउंड इफेक्ट आता रहेगा, माफी चाहता हूं, मुझे माफ करना ओ मेरे भाई। यस, जर्मिनेट एंड गिव राइज टू न्यू एल्गी, ये भी आपका हो सकता है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी वेजिटेटिव में आपको पता है कि फिलामेंटस एल्गी भी होती है तो फ्रेगमेंटेशन दिखाएगी, और यहां पर कॉमनली सबसे क्या स्पोर बनेंगे? जूस्पोर बनेंगे। तीसरी जो आपकी चीज है मेरे भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? यहां पर गैमीट बनेंगे, गैमीट पास पास आएंगे, फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, यही होगा? बिल्कुल होगा सर। अब यहां पर ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इट कैन बी ऑफ 3 टाइप। इट कैन बी आइसोगैमस, इट कैन बी आइसोगैमस। आइसो का मतलब क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम, यानी यहां पर जो दोनों के दोनों गैमीट होंगे, मेल और फीमेल जो गैमीट होंगे, ये आपके सिमिलर साइज के होंगे, एक जैसे होंगे। सो आइसोगैमस कंडीशन में आप क्या कह सकते हैं? मेल एंड फीमेल गैमीट आर सिमिलर। ये दोनों जो गैमीट होंगे, मेल और फीमेल गैमीट, ये क्या होंगे? सिमिलर होंगे। अब ये जो गैमीट है ये सिमिलर होंगे, लेकिन इन पे फ्लैजेला हो भी सकता है, इन पे फ्लैजेला नहीं भी हो सकता। तो यहां फिर दो केस बन जाते हैं। यहां पर आपका इन गैमीट्स में फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है, यानी ये दोनों के दोनों ही गैमीट जो है मोटाइल गैमीट हो सकते हैं। एंड यहां मेरे भाई आपका फ्लैजेला एब्सेंट भी हो सकता है, यानी ये दोनों के दोनों ही जो गैमीट हैं ये आपके नॉन मोटाइल गैमीट भी हो सकते हैं। तो समझ लीजिए यहां पर आपका फ्लैजेला प्रेजेंट है, सो दिस इज द मेल गैमीट, और सेम मेल गैमीट जैसे ही होगी आपकी फीमेल गैमीट, एकदम सेम सेम है, कोई इनमें फर्क नहीं है। लेकिन मेरे भाई दोनों में फ्लैजेला अगर प्रेजेंट है तो ये केस देखने को मिलेगा किसमें? ये केस देखने को मिलेगा हमें यूलोथ्रिक्स में। यानी यूलोथ्रिक्स जब सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके जो गैमीट बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे और इनमें फ्लैजेला होगा। और मेरे भाई यूलोथ्रिक्स का ही जो भाई था स्पाइरोगायरा, इसमें जब गैमीट बनेंगे तो नॉन मोटाइल गैमीट बनेंगे। और मेरे दोस्त ये भी आपके आइसोगैमस होंगे, दोनों सेम सेम से होंगे। तो स्पाइरोगायरा में भी आइसोगैमस कंडीशन है, लेकिन यहां पर कोई फ्लैजेला नहीं है। एंड यूलोथ्रिक्स में भी आइसोगैमस कंडीशन है, लेकिन यहां फ्लैजेला पाया जा रहा है। दिस इज द वेरी फर्स्ट केस। सेकंड केस की अगर मैं बात करूं तो सेकंड केस की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, यहां पर हो जाती है एन आइसोगैमस कंडीशन। आइसोगैमस का उल्टा, आइसो का मतलब होता है आपका सेम, तो एन आइसो का मतलब क्या हो गया? एन आइसो का मतलब हो गया डिफरेंट। यानी यहां पर दोनों जो गैमीट हैं ये आपके कैसे होते हैं? ये आपके डिफरेंट होते हैं। ये दोनों गैमीट जो हैं आपके अलग अलग होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर डिफरेंट, राइट? मेल गैमीट बड़ा हो सकता है, फीमेल छोटी हो सकती है, फीमेल गैमीट छोटा हो सकता है, मेल बड़ा हो सकता है, जो भी आपका केस है आपको देखने को मिल सकता है। यहां मैं रेफरेंस के लिए किसी को भी मेल किसी को भी फीमेल बना दे रहा हूं, आप अपनी मर्जी से यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ये एनाइसोगैमस कंडीशन जो है ये किसमें होती है? ये आपकी होती है यूडोरिना में। ये आपकी होती है यूडोरिना में। स्पेशल नाम है, एनसीईआरटी में ऐड हुआ था कुछ साल पहले, तो इस पे सवाल बनने की पूरी संभावना है। एनाइसोगैमस कंडीशन किसमें होती है? यूडोरिना में होती है। एंड तीसरी जो कंडीशन है इसे हम कहते हैं ऊगैमस कंडीशन। ऊगैमस कंडीशन इज अ स्पेशल केस ऑफ एनाइसोगैमी, है ना? एनाइसोगैमी का ही एक बहुत स्पेशल केस है जहां आपका बड़ा वाला गैमीट कौन सा होता है? ऊ यानी फीमेल।
ओ जो आपका शब्द है ये फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फीमेल के गैमेट को क्या कहा जाता है? ओवम। ये ओ से स्टार्ट होता है ना। ओ जो शब्द है ये आपका फीमेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आप 12th क्लास में पहुंचेंगे और जब आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि आपका जूलॉजी का पहला चैप्टर होगा, तो आपको पता लगेगा कि आपके स्पर्म बनने की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन, और एग बनने की प्रक्रिया को फीमेल के अंदर ऊजेनेसिस कहते हैं। एग बनने की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहते हैं। ऊ का मतलब ही होता है एग यानी फीमेल गैमेट। तो यहां फीमेल गैमेट क्या होगा? बड़ा होगा, इसको ज्यादा वैल्यू मिल रही है। फीमेल गैमेट इज लार्ज, और ये बड़ा होगा तो चल फिर नहीं पाएगा क्योंकि ये न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, तो इट इज स्टैटिक या नॉन मोटाइल, ये चल नहीं पाएगा। एंड इसके अपोजिट आप कह सकते हैं मेल गैमेट इज स्मॉल एंड मोटाइल। मेल गैमेट आपका चल पाएगा, छोटा होगा, मोटाइल होगा। तो यहां अगर मैं दो गैमेट बना दूं, एक है ये वाला और एक है ये वाला, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये वाला है आपका मेल गैमेट, ये वाला है आपका फीमेल गैमेट। इसी को हम ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। यानी यहां भी दोनों गैमेट एक जैसे नहीं है, तो ये भी एनाइसोगैमी का ही एक टाइप है। लेकिन ऐसी स्पेशल एनाइसोगैमी जहां फीमेल बड़ी हो, मेल छोटा हो, फीमेल ना चल पाए, मेल चल पाए, ऐसे स्पेशल केस को हम ऊगैमी कहते हैं, ऊगैमस कंडीशन कहते हैं। और ये ऊगैमस कंडीशन किस में देखने को मिलती है? फ्यूकस और वॉल्वॉक्स में देखने को मिलती है। यानी टोटल आपको ये 5 नाम याद करने हैं और कुछ नहीं। यानी मैंने आपको क्या बताया मेरे भाई? मैंने आपको बताया कि आपका जो एल्गी है ये वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, यानी इसके शरीर के जो फ्रेगमेंट्स हैं ये नया एल्गी बना सकते हैं। तो जो फिलामेंटस एल्गी हैं जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा, जिसके नाम हमने पढ़े थे पिछली स्लाइड में, वही यहां पर एग्जांपल के तौर पे हो जाएंगे। अगर आप देखें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहां पर आपका जूस्पोरेंजिया नाम के थैले में जूस्पोर बनेंगे, जो कि आपके नाम से ही पता लग रहे हैं, जू है तो ये मोटाइल स्पोर्स होंगे। ये आपके नया एल्गी बनाएंगे जर्मिनेट करके। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर आप बात करें तो ये आइसोगैमस भी हो सकता है, यानी मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर भी हो सकते हैं। इनमें फ्लैजेला भी होंगे अगर ये सिमिलर है तो, यूलोथ्रिक्स के केस में। और अगर मेरे भाई स्पाइरोगायरा की बात करें तो गैमेट तो सिमिलर होंगे लेकिन इनमें फ्लैजेला नहीं होंगे। अगर आप एनाइसोगैमस कंडीशन की बात करें मेरे भाई, तो यहां पर आपका यूडोरिना आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप ऐसे केस की बात करें जहां फीमेल गैमेट बड़ा है और नॉन मोटाइल है एंड मेल गैमेट आपका छोटा और मोटाइल है, तो इसे फ्यूकस और वॉल्वॉक्स का केस हम लोग कह पाएंगे। ये आपके 5 एग्जांपल हैं। यानी अगर कोई बोले आइसोगैमस कंडीशन है और फ्लैजेला प्रेजेंट है, यूलोथ्रिक्स। आइसोगैमस कंडीशन है और फ्लैजेला एब्सेंट है, स्पाइरोगायरा। एनाइसोगैमस कंडीशन है, यूडोरिना। एंड मेरे भाई अगर ऊगैमस कंडीशन की बात आ जाए तो फ्यूकस एंड वॉल्वॉक्स। ये 5 नाम अगर आपको याद हैं तो आप आज मान के चलिए कि आपके नीट में 4 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। नीट में आपके 4 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। देखो मेरे भाई, एल्गी जो है अलग अलग प्रकार से रिप्रोड्यूस कर सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी दिखा सकता है, ये फ्रेगमेंटेशन कर सकता है जैसे कि यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकता है और सबसे कॉमन टाइप के जो स्पोर बनाएगा ये है जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखा सकता है मेरे दोस्त। यहां पर आपका फ्लैजेलेटेड गैमीट्स भी हो सकते हैं जो कि सिमिलर हो सकते हैं साइज में, जैसे यूलोथ्रिक्स के अंदर। नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स भी हो सकते हैं जो कि आपके सिमिलर हो सकते हैं साइज में। इन्हें क्या कहा जाता है? स्पाइरोगायरा का नॉन फ्लैजेलेटेड आइसोगैमस कंडीशन कहा जाता है। अगर दो गैमीट जो हैं ये आपके डिसिमिलर हैं साइज में, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो यूडोरिना में ये एनाइसोगैमी पाई जाएगी। एंड मेरे भाई अगर फीमेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल है और बड़ी है, और मेल गैमेट जो है ये छोटे हैं और मोटाइल हैं, तो इसे ऊगैमस कंडीशन कही जाएगी, जो कि वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में आपको देखने को मिलता है। देखो भाई नीचे का पूरा पार्ट जो है हरा हो रखा है, इसका मतलब ये क्वेश्चंस ऑलरेडी पीवाईक्यू में काफी ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। मोस्ट कॉमन असेक्सुअल स्पोर इन एल्गी। एल्गी के असेक्सुअल स्पोर की अगर आप बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां फ्रेगमेंटेशन से हो सकती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने सिर्फ जूस्पोर के बारे में ही पढ़ा है। ये एल्गी का सबसे कॉमन टाइप ऑफ स्पोर है। ये सवाल बना चुके हैं हम लोग, आराम से देखिए। मोस्ट कॉमन असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन एल्गी एंड फंगस रिस्पेक्टिवली। एल्गी में सबसे कॉमन स्पोर कौन सा है एंड फंगस में कौन सा है? एल्गी में भैया जूस्पोर है, तो आंसर तो हो जाएगा कोनिडिया जो है फंगस में सबसे कॉमन क्यों है? क्योंकि फंगस 4 प्रकार के थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में आपके असेक्सुअल स्पोर्स कौन कौन से पाए जा रहे थे? सर जूस्पोर, एप्लेनोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज में क्या पाए जा रहे थे? असेक्सुअल वाले, सर कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर।
बेसिडियो में आपके असेक्सुअल स्पोर थे नहीं, ड्यूटेरो में सिर्फ और सिर्फ कोनिडिया था और कुछ था नहीं। तो बताओ भैया सबसे कॉमन कौन हुआ? सर कोनिडिया 2 में पाया जा रहा है। 4 प्रकार के फंगस हैं, 2 में कोनिडिया पाया जा रहा है, सबसे कॉमन हुआ ना मेरे भाई, लॉजिक वाली तो बात है। तो आप इसको निकाल सकते हो। तो कोनिडिया जो है इट इज फाउंड इन एस्को एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो ये बात भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं कि फंगस में सबसे कॉमन जो स्पोर है ये कौन सा है, आपका कोनिडिया या कोनिडियोस्पोर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द मिसमैच्ड पेयर, गंदी बात का पता लगाना है। फ्यूकस और बॉलबॉक्स ऊगैमस थे, तो ये बात आपकी करेक्ट है। यूडोरिना में अनाइसोगैमस कंडीशन है, ये बात करेक्ट है। स्पाइरोगायरा आइसोगैमस है, वो भी नॉन फ्लैजिलेटेड, और यूलोथ्रिक्स जो है ये आइसोगैमस है, वो भी फ्लैजिलेटेड, एनाइसोगैमस नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाता है। ये बात भी आप आराम से करके निकल सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं है। Now we have to understand something very very important, that is economic importance of algae। तो economic importance of algae को पढ़ने के लिए मैं एक नॉर्मल सी स्लाइड ले लेता हूं, खाली सी, और इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छा जुगाड़ बताता हूं जिससे आप इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कभी भूल ही नहीं पाओगे। तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, ऐसा हो जाएगा तुम्हारा मेरे भाई, क्योंकि ये पूरा लॉजिक पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि एल्गी क्या है? प्लांट है, और प्लांट क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाते हैं। अब खाना बनाने की जनरल प्रक्रिया जो है उसमें क्या क्या लगेगा खुद बताओ। खाना बनाना है आपको, C6H12O6 बनाना है, ग्लूकोज बनाना है। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए? कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चाहिए। यानी ये जो है मेरे भाई आपका वाटर से मिल जाएगा, CO2 से मिल जाएगा। यानी फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल रिएक्शन क्या है? CO2 को वाटर से रिएक्ट करा दो, आपका क्या बन जाएगा? C6H12O6 बन जाएगा, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। तो फोटोसिंथेसिस से प्लांट सिर्फ खाना नहीं बनाते, ऑक्सीजन भी बनाते हैं, जो कि हम लोग ले रहे होते हैं सांस के द्वारा। और यहां ऊपर सनलाइट लिख दो, क्लोरोफिल लिख दो। क्लोरोफिल लाइट को ट्रैप करने के काम आती है, और सनलाइट होगी तभी एनर्जी मिलेगी इस प्रोसेस के लिए। क्या यही आपका पूरा का पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का? बिल्कुल है सर, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसी को लिख डालो मेरे भाई, इसी को लिख डालो। CO2, बैलेंस मत करो रिएक्शन को, अभी सिर्फ इतना लिख डालो, CO2 प्लस H2O, इससे बना C6H12O6 प्लस O2। करेक्ट, ये आपका बना। इज दिस फोटोसिंथेसिस? यस गुरुजी, इट इज फोटोसिंथेसिस। यही फोटोसिंथेसिस है। ठीक है, इस फोटोसिंथेसिस को कराने के लिए क्या आपको सनलाइट की जरूरत पड़ी? यस गुरुजी, हमें सनलाइट की जरूरत पड़ी। क्या इस सनलाइट को ट्रैप करने के लिए, कैद करने के लिए हमको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ी? यस गुरुजी, हमको क्लोरोफिल की जरूरत पड़ी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है, कोई पंगा नहीं, कोई दंगा नहीं, कोई परेशानी नहीं। आ जाओ अब थोड़ा इसके अंदर घुसते हैं। प्लांट अगर खाना बना रहा है, ये जो शुगर बना रहा है, इसी शुगर को यूज करके प्लांट अपनी बॉडी भी तो बनाता है। भाई प्लांट की बॉडी जो है वो कैसे बनी है? प्लांट को ही तो हम खा रहे हैं, प्लांट की बॉडी को ही तो हम खा रहे हैं। यानी प्लांट ने क्या किया? एटमॉस्फेयर से CO2 को पकड़ पकड़ के, तभी हम भाई क्यों इतना हल्ला मचाते हैं, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, पॉल्यूशन कम होगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई प्लांट क्या करता है? CO2 को ट्रैप करता है और उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है और अपनी बॉडी बना लेता है। उस बॉडी को हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिल जाती है। तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि प्लांट जो है भैया अगर अच्छे खासे उगेंगे तो उनको हम लोग खा पाएंगे, हमें एनर्जी मिलेगी, प्लांट से ही हमारा न्यूट्रिशन आ रहा है। और CO2 भी जो है वो प्लांट में डायरेक्टली स्टोर हो जा रहा है। तो प्लांट को कहा जाता है कि प्लांट जो है ये क्या करते हैं? ये CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं अपनी बॉडी बनाने के लिए। यानी ये इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए इस CO2 का इस्तेमाल करते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाती है। तो आप लिख सकते हैं कार्बन इज फिक्स्ड बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, राइट। कार्बन फिक्सेशन का एक तरीका है फोटोसिंथेसिस। एंड आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो एल्गी हैं, जो सबसे चिंदी छोटे से साइज के प्लांट्स हैं, ये जो सबसे लोअर लेवल के प्लांट्स हैं, ये दुनिया का, इस अर्थ का अराउंड 50% फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। इतनी खतरनाक चीज है ये। सो अराउंड half of carbon fixation on earth is done by algae। तो एल्गी का पहला काम तो ये हो गया भैया इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अगर ये खाना बना रहा है
तो CO2 की मात्रा जो है कम कर रहा है, एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन को रोक रहा है। तो पहला काम तो यही हो गया, लॉजिकल है भाई, पूरा पूरा लॉजिकल है कि CO2 अगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रही है तो CO2 तो कम कर रहे हैं ना हम लोग, अच्छी बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑक्सीजन बन रहा है, खाना तो बन ही रहा है, ऑक्सीजन भी बन रहा है। तो जहां भी एल्गी खाना बनाएगी, क्या अपने आसपास ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ा देगी? बिल्कुल, इट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स इमीडिएट एनवायरमेंट। अपने आसपास के एनवायरमेंट में, अपने आसपास के एनवायरमेंट में ये क्या करेगी मेरे भाई? ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगी, अपने इमीडिएट एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देगी। क्या ये दो चीजें हमें इस फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से ही समझ में आ गई? यस गुरुजी, ये तो समझने लायक ही थी। अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब आपका CO2 कम हो रहा है एंड मेरे भाई ऑक्सीजन बन रहा है। CO2 कम करना भी अच्छी बात है, ऑक्सीजन बनाना भी अच्छी बात है। तो यहां तो दो अच्छी बात कर दी है किसने? एल्गी ने। तो ये तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज भैया, ये खाना भी तो बनाएगा, खाना भी तो बनाएगा। अब एल्गी कहां रहता है? एल्गी जो है आपका पानी में रहता है। एल्गी पानी में रहता है, मैंने बताया दे आर मोस्टली एक्वेटिक। ये फ्रेश या मैराइन पानी में पाए जा सकते हैं या पानी के आसपास मॉइस्ट पत्थर पे, मॉइस्ट मिट्टी में या फिर मॉइस्ट किसी पेड़ के तने पे या लकड़ी पे पाए जा सकते हैं। यानी ये पानी के आसपास रह रहे हैं। तो पानी में जो एनिमल्स हैं उनको खाना कोई प्लांट दे रहा होगा ना। अब एल्गी अगर इतनी फोटोसिंथेसिस कर रहा है, दुनिया की 50% फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है, तो यही तो आसपास के एनिमल्स को खाना दे रहा होगा, यही तो फूड साइकिल को सपोर्ट कर रहा होगा मेरे भाई। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर ये खाना बना रहा है तो ये खाना देगा भी तो अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को, बिल्कुल देगा। तो मैं नीचे लिख रहा हूं, बाद में मैं ऊपर कॉपी कर दूंगा। सो एल्गी मेक फूड फॉर aquatic heterotrophs। एल्गी मेक फूड फॉर एक्वेटिक हेट्रोट्रॉफ्स। जो भी पानी में पाए जाने वाले हेट्रोट्रॉफ हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते, उन पे रहम कौन करेगा? जॉन अब्राहम कौन करेगा? एल्गी करेगा, इनको खाना बना करके देगा। एंड मेरे भाई एग्जाम्पल जो है आपके खाना बनाने वाले एल्गी के 70+ मैराइन, खारे पानी की जो एल्गी की स्पीसीज है, 70+ मैराइन एल्गी कैन मेक फूड। 70 से भी ज्यादा ऐसी मैराइन एल्गी हैं जो कि खाना बना सकती हैं। फॉर एग्जांपल इनमें से सबसे कॉमन कौन है? LPS, इट इज नॉट लाइपोपॉलीसेकेराइड। ये 3 ऑर्गेनिजम्स के नाम हैं जो खूब सारा खाना बनाते हैं। पहला जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है लैमिनेरिया, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम है पोरफायरा, और तीसरा जो ऑर्गेनिज्म है इसका नाम क्या है? सारगासम। तो ये तीनों जो हैं इनको हम लोग एडिबल एल्गी कहते हैं। ये खाना बनाते हैं और अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को खाना दे रहे होते हैं। तो 70 से भी ऐसी ज्यादा स्पीसीज है एल्गी की जो खाना बना सकती हैं, लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा कॉमन जो है, जो हम पढ़ते हैं, वो है LPS, यानी आपका लैमिनेरिया, पोरफायरा, सारगासम। ये खाना बना सकती हैं। यानी सिर्फ फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन से हमने 3 पॉइंट याद कर लिए। CO2 को फिक्स कर रहा है एल्गी, यानी बहुत फोटोसिंथेसिस कर रहा है, CO2 की मात्रा घटा रहा है। ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा रहा है। एंड अपने आसपास के ऑर्गेनिजम्स को खाना खिला रहा है, फूड साइकिल को सपोर्ट कर रहा है, हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का भला कर रहा है। और सबसे ज्यादा भलाई करने वाले जो 70+ मैराइन एल्गी हैं, उनमें से 3 जो प्रमुख हैं वो है LPS, आपका लैमिनेरिया, पोरफायरा एंड सारगासम। ये आपको देखने को मिले। तो 70+ मैराइन यानी खारे पानी के जो एल्गी हैं उनमें से 3 मेन है। इसके अलावा और भी चीजें करता है एल्गी। ये तो हमें इस इक्वेशन से पता लग गई, तो इसमें तो हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और भी चीजें करता है, जैसे एल्गी मेक्स हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स, हाइड्रोकोलॉइड्स मतलब हाइड्रो माने पानी, है ना। तो ये क्या करते हैं हाइड्रोकोलॉइड्स? दे होल्ड वाटर, ये पानी को होल्ड करते हैं। समझ लो भैया मेरा फोन है, जस्ट फॉर रेफरेंस मेरा फोन है। आए, मेरा फोन कहां गया? अरे बाप रे, मेरा तो फोन ही गायब हो गया। आज मैं फोन लेके नहीं आया। समझ लो भैया ये है क्लिकर है। क्लिकर जो है बहुत बढ़िया चीज है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है।
इस पे अगर पानी गिर जाएगा तो ये खराब हो जाएगा। बिल्कुल सर खराब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, वाटरप्रूफ है नहीं, सस्ता है भाई, 500 रुपए का ही है। अब मेरे भाई इसके ऊपर अगर मैं एक हाइड्रोकोलॉइड की लेयर चढ़ा दूं, जैसे पन्नी है ना, तो पन्नी क्या करती है, इट इज वाटर रिपेलेंट, उसके ऊपर पानी टिक ही नहीं सकता, पन्नी पानी के साथ रिएक्ट नहीं करती। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ ऐसा मटेरियल आप इसके ऊपर लगा लो जो क्या करेगा, पानी को खुद में ही रोक लेगा, सोख लेगा, अंदर नहीं जाने देगा। ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली हाइड्रोकोलॉइड कहते हैं। दे कैन होल्ड वाटर, दे कैन होल्ड वाटर। तो यहां पर दो हाइड्रोकोलॉइड बनते हैं एल्गी से। पहला जो आपका हाइड्रोकोलॉइड है इसका नाम है एल्जिन। एल्जिन कौन बनाएगा, ब्राउन एल्गी बनाएगा। 3 प्रकार के एल्गी हैं, ग्रीन, ब्राउन, रेड, तो आपको कल इसके बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्राउन एल्गी जो है क्या बनाएगा, एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड बनाएगा। AB यानी ऑल्टर, एकदम कॉन्सिक्यूटिव अल्फाबेट से आप याद कर सकते हो। दूसरा है कैराजीन, दूसरा है कैराजीन। कैराजीन जो है ये कौन बनाएगा, रेड एल्गी। राजा मौली साहब की फिल्म याद कर लो, RRR। कैराजीन में आर आर आ रहा है और रेड एल्गी में भी आर आ रहा है। तो मेरे भाई यहां पर कैराजीन कौन बनाएगा, रेड एल्गी, और एल्जिन बनाएगा ब्राउन एल्गी। या हाइड्रोकोलॉइड भी बना सकता है कौन, आपका मिस्टर एल्गी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो एल्गी है इट इज यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। अब भैया कोई स्पेस पे जा रहा है तो आलू का पराठा तो लेके जाएगा नहीं कि भैया मैं 50 दिन के लिए स्पेस पे जा रहा हूं तो मैं भाई एकदम सब कुछ पैक करके ले जाता हूं, बीकानेरी भुजिया और ये सारी चीजें। ऐसा नहीं होता। जो स्पेस क्राफ्ट है उसका वजन जो है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीज है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लोड करके ले गए, एवरीथिंग नीड्स टू बी कैलकुलेटेड। लेकिन जो आपके वहां पर जा रहे हैं स्पेस ट्रेवलर्स, उनको न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए एक आपका यहां पर एल्गी है जिसका नाम क्या है, क्लेमाइडोमोनास के साथ आपने पढ़ा था क्लोरेला, यूनिसेलुलर एल्गी है। वो क्या करता है, काफी ज्यादा प्रोटीन बनाता है। तो उसके प्रोटीन का पाउडर बना के, कैप्सूल्स बना के हम लोग स्पेस ट्रेवलर्स को दे सकते हैं। तो स्पेस ट्रेवलर्स को प्रोटीन की कमी भी महसूस नहीं होती और वो जो है बढ़िया स्पेस में जाकर के हल्के सामान से अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी पूरी कर सकते हैं। तो क्लोरेला इज यूज्ड टू गिव प्रोटीन टू स्पेस ट्रेवलर्स। स्पेस ट्रेवलर्स जो हैं ये आपके क्लोरेला से बना हुआ प्रोटीन लेकर के जाते हैं और उसको खाते हैं, जिससे कि हल्का भी रहे, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू कैरी भी नहीं है। आसानी से आप जो है दिन की 2 टैबलेट्स खाओगे, आपका काम जो है चल जाएगा। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट लगभग पूरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा प्रोटीन भी नहीं है उसमें, है ना, लेकिन जितना आपको एडिशनल प्रोटीन चाहिए अदर देन योर डाइट, वो प्रोटीन वहां से मिल सकता है। तो कुछ कैप्सूल्स जो है आप खा सकते हो, आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो क्लोरेला जो है ये प्रोटीन बनाता है, स्पेस ट्रेवलर द्वारा यूज किया जाता है। एंड आपका एल्जिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड बनाता है ब्राउन एल्गी, AB से याद किया, और कैराजिन नाम का हाइड्रोकोलॉइड बनाता है रेड एल्गी, RRR से याद किया। ये आपकी 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज है। इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है एल्गी की, दैट इट मेक्स अगार। एल्गी मेक्स अगार। अगर मगर वाला अगर नहीं है, ये है अगार। जैसे समझ लीजिए मेरे भाई, मुझे लैब में बैक्टीरिया उगाने हैं, बैक्टीरिया ग्रो करने हैं। तो मैं बैक्टीरिया को एक प्लेट में उगाऊंगा, कल्चर प्लेट कहते हैं, पेट्री प्लेट कहते हैं, पेट्री डिश कहते हैं, जो भी आप कहना चाहो। तो मैं एक प्लेट में बैक्टीरिया को उगा रहा हूं। अब समझ लो ये जो आपका खाने पीने का मीडियम है लिक्विड होता है। तो मैंने लिक्विड मीडियम डाला और इसके ऊपर बैक्टीरिया को उगाया। अब बैक्टीरिया का पूरा ध्यान तो ऐसे ही है मेरे भाई, ये तो डोल ही रहा है कि वो लिक्विड हिल रहा है। अब वो रिप्रोड्यूस थोड़ी कर पाएगा, इधर भूकंप आ रहा है, आपको पड़ी है रिप्रोड्यूस करने की, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो वो तो अपने ही सर्वाइवल पे आ रही है भाई बात, उसके ऐसे ऐसे झूम रहा है। तो हमें इस मटेरियल को सेटल करना है, तभी तो बैक्टीरिया अपनी कॉलोनी बना पाएगा। तो मेरे भाई जब आप इसमें अगार नाम का एक पाउडर ऐड करते हो, जिसे हम सॉलिडिफाइंग एजेंट कहते हैं, तो ये जो कल्चर मीडिया है ये सॉलिडिफाई हो जाता है, एक प्लेटफॉर्म सा बना लेता है जिसके ऊपर बैक्टीरिया आराम से बैठ सकता है, उस मटेरियल को भी खा सकता है नीचे से, सॉलिड मटेरियल को, और आराम से रिप्रोड्यूस करने का उसको प्लेटफॉर्म भी मिलता है। तो ये जो अगार है ये सॉलिडिफाइंग एजेंट है, किसी भी चीज को गाढ़ा कर सकता है। तो जो आइसक्रीम गाढ़ी होती है, किसी लिक्विड को आप जमाते हो, है ना, जो जेलीज हैं जो आप खाते हो, फ्रूट जेलीज, वो भी सारी अगार से ही बनती है। उसमें थोड़ा सा अगार पाउडर ऐड किया जाता है, इट मेक्स अगार। तो कौन सा एल्गी अगार बनाता है मेरे भाई, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया।
जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो है ये अगार बनाते हैं, एंड ये जो अगार है ये एक सॉलिडिफाइंग एजेंट है। अगार इज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, ये किसी भी चीज को कठोर कर सकता है। देयरफॉर यूज्ड इन आइसक्रीम मेकिंग, used in jelly making, and used in solidification of culture media, solidification of culture media। जो कल्चर मीडिया है जिसपे हम बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं, उस कल्चर मीडिया का चाहे सॉलिडिफिकेशन हो, चाहे आइसक्रीम बनाना हो, चाहे जेली बनाना हो, इन सब के लिए किसको इस्तेमाल कर सकते हो आप? अगार को यूज कर सकते हो। जो कौन से एल्गी ने बनाया? जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ने बनाया। इसके अलावा ये हाइड्रोकोलॉइड भी बना सकते हैं, ये आपका प्रोटीन भी बना सकते हैं, और जैसा मैंने फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन से बताया कि ये CO2 को कम कर देते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा को अपने आसपास बढ़ा देते हैं, और खाना भी बनाते हैं। सबसे ज्यादा खाना बनाने वाले 3 जो है जिनके नाम हम कॉमनली पढ़ते हैं वो है लेमिनेरिया, पोरफायरा एंड सार्गासम। इसके अलावा 70 और ऐसी मेराइन एल्गी की स्पीसीज हैं जो खाना बना सकती हैं। बस मेरे भाई यही आपका आज का कार्यक्रम था, और इसमें कुछ भी बहुत भयंकर नहीं था। एवरीथिंग वाज प्योर लॉजिक, प्योर लॉजिक। देखो मेरे भाई, एल्गी जो है हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन कैसी होती है? फोटोसिंथेसिस से, यानी हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फोटोसिंथेसिस जो अर्थ पे हो रहा है ये कौन कर रहा है? एल्गी। एल्गी फोटोसिंथेसिस अगर कर रहा है तो मेरे भाई ऑक्सीजन भी बनाएगा, आसपास ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी। ये मेरे भाई खाना भी बना रहा है, तो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो खुद का खाना नहीं बना सकते उनको खाना कौन देगा? एल्गी देगा। फॉर एग्जाम्पल LPS यानी लेमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम, और इसके अलावा 70 से भी ज्यादा और मेराइन एल्गी की स्पीसीज हैं जो खाना बना सकती हैं। हाइड्रोकोलॉइड भी बनाते हैं आपके यहाँ पे ब्राउन और रेड एल्गी, जैसे कि एल्जिन जो है ये बनाया जाता है ब्राउन एल्गी द्वारा, एंड केराजीन जो है ये बनाया जाता है रेड एल्गी के द्वारा। अगार जो है ये आपका सॉलिडिफाइंग एजेंट है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम के एल्गी बनाते हैं। एंड मेरे दोस्त ये आइसक्रीम और जेली प्रिपरेशन में एज वेल एज जो आपका माइक्रोब का कल्चर मीडियम है उसको सॉलिडिफाई करने के काम आता है। क्लोरेला अगर आप देखें तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन मात्रा में प्रोटीन बनाता है, तो ये स्पेस ट्रेवलर्स को दिया जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट, एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। अब एल्गी की हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी के बारे में जानेंगे। ये हमारा अगले लेक्चर का जो है मुद्दा होगा, अगर मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है दिस इज ऑल्सो थ्योरेटिकल मेरे दोस्त। अगर मुझे टाइम मिलता है, मैं कमिट नहीं कर रहा, पर मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। अगर मुझे वक्त मिलता है, रात को भी मुझे वक्त मिलता है, आई विल रिकॉर्ड अ सेशन, हम एल्गी कंप्लीट कर देंगे। मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप जेन्युइनली एक्स्ट्रा क्लास लेना चाहते हैं, आज जब ये लेक्चर आएगा आपके पास शाम को लगभग 6:15 से 8 बजे के टाइम पे, तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा सर वी वांट मोर लेक्चर्स। तो मैं जो हूं कुछ भी करके आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं एक लेक्चर डाल दूं इस वीक, और जिससे कि अगले वीक जो है हमारा बर्डन कम रहे और हम लोग जो है अच्छे तरीके से प्लांट किंगडम को समझ पाए। इट इज कंसेप्चुअली वेरी साउंड चैप्टर। आगे आने वाली जो चीजें हैं वो थोड़ी सी बच्चों को टफ लगती है, मैं लगने नहीं दूंगा। अभी आपको पता है कि हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, टफ लगेंगी नहीं। दिस इज समथिंग आई कैन से विद श्योरिटी, टफ नहीं लगेंगे, लेकिन टाइम तो देना पड़ेगा। आसान बनाने के लिए भी तो वक्त देना पड़ता है ना, चीजों को समझने के लिए, चीजों को ईमानदारी से करने के लिए भी तो वक्त देना पड़ता है। तो वो वक्त जो है मुझे आपसे चाहिए होगा। सो अगर आप कहते हैं कि सर छुट्टी, इस वीक बैकलॉग क्लियर करेंगे, आपने एक रिकॉर्डिंग दी, बहुत अच्छा लगा, मन को सुकून मिला, मुझे भी सुकून मिला। अगर मैं ये रिकॉर्डिंग बनाए बिना चला जाता मेरे भाई, मैं गिल्ट में रहता। मुझे आपसे हफ्ते में एक बार तो मिलना ही है, हालांकि 2 बार मिलना ज्यादा मुनासिब है, ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि यार एक भी क्लास ना हो, क्योंकि सैटरडे को आई वोंट बी एबल टू टेक क्लास और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। दैट्स व्हाई मैंने रिकॉर्डिंग बना दी, क्योंकि इस दिन मेरी ऑलरेडी क्लास होती है वेडनेसडे को। तो आई एम रियली सॉरी, आई वांटेड टू मीट यू लाइव, बट ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। तो मिलते हैं आप सभी लोगों से। आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ ऐसा करो कि देश को भी आप पे गर्व हो, देश को कुछ हम दें वापस, इतने बड़े बने कि हम लोग बेसिकली अपनी सर्विसेज से, अपनी वैल्यूज से देश का, देशवासियों का, देश के लोगों का, काफ़ी और बच्चों का जो आप जैसे हैं, जो कि कल पढ़ेंगे, है ना। तो आप जब 10 साल बाद इतने काबिल हो जाओ, इतने सक्षम हो जाओ, तो किसी और की मदद करना, ऐसा कुछ करते हैं। ऑलराइट, चल, बहुत बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी, मैं आपके कमेंट्स देखूंगा रात को बैठ करके। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। अगर लेक्चर में मजा आ गया, लाइव वाली फीलिंग आ गई, तो वीपू सर ओपी या तुनिक तुनिक इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, शुक्रिया।